हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का अगला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। पहले चैप्टर में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाना। अब ये हमारा है चैप्टर नंबर 2। ये हमारा है चैप्टर नंबर 02। इसमें हम प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो परिभाषा होगी इसकी, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो डिफिनेशन है कि जब कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, आपने क्या देखा कि जब कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, मतलब क्या है कि अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे लिया हमने एक प्लेन, ये हमारा कोई पारदर्शी माध्यम है और इधर हमारा माध्यम एक वायु है और यहाँ पे हमारा कोई दूसरा माध्यम हमने ले लिया है। ये हमारा कोई दूसरा माध्यम, मान लीजिए कांच है। चलिए, ये हमारा माध्यम फर्स्ट है और ये हमारा माध्यम सेकेंड है। कह रहा है कि जब कोई प्रकाशीय किरण, मान लीजिए ये सोर्स ऑफ लाइट है जहाँ से प्रकाश आ रहा है, अगर कोई प्रकाशीय किरण यहाँ से जाएगी, यदि कोई प्रकाशीय किरण मानते हैं सोर्स यस है हमारा, इससे आ रही है, तो ये इसकी पॉइंट यह कोई पॉइंट है बी, इससे टकराई, तो इसका जो एक्चुअल पथ है ना वो ये होना चाहिए था, लेकिन ये अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाएगी। या तो ये इधर जाएगी या तो ये इधर जाएगी, मतलब अपने एक्चुअल पथ से वो क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। अब बच्चों हम जानेंगे कि अगर मैं इस पर एक लाइन ड्रा करूं तो ये लाइन हमारी क्या कहलाती है, तो इस लाइन को कहा जाता है नॉर्मल। इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल, मतलब अभिलंब। अब हम जानेंगे कि प्रकाशीय किरण एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो रही है, तो अब वह नॉर्मल की ओर नॉर्मल से दूर जाएगी या नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। ये डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है, मतलब क्या है कि प्रकाशीय किरण किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर हम बात करें मीडियम की, तो माध्यम हमारे दो टाइप के होते हैं। माध्यम दो प्रकार के होते हैं। अब ये माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला हमारा होता है विरल माध्यम, और दूसरा हमारा होता है सघन माध्यम। अब बच्चों हम जानेंगे इन दोनों के बारे में कि विरल क्या होते हैं, सघन क्या होते हैं। तो जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं, तो ऐसे आप जानोगे कि कौन सा माध्यम विरल है और कौन सा माध्यम सघन। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये बॉक्स है हमारा, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में हमने कुछ वस्तुओं को अरेंज किया। और हमने क्या किया कि
सटा सटा के वस्तुओं को हमने रखा, तो हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या वस्तुओं की जो संख्या है वो 100 आ गई। जब हम विदाउट गैप अगर इस बॉक्स में वस्तुओं को रखते हैं तो जो संख्या आती है वो 100 आती है। अगर मान लो कि अगर हम इसमें कुछ गैप दे के रखते हैं, अगर इसी बॉक्स में अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा गैप दे के रखते हैं तो हमारे पास अब जो नंबर ऑफ वस्तुएं होंगी वो आपका 80 के आसपास आएंगी। इसके बाद एक और स्टेप समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि हम वस्तुओं को इतनी डिस्टेंस पे रख दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूरी पे रख रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मान लीजिए 10 आती हैं। तो ऊपर वाली जो स्थिति है उसे हम लोग बोलते हैं ठोस। इस स्थिति में अगर जब ऑब्जेक्ट के बीच में कोई गैप नहीं होता तो इस स्थिति को बोला जाता है ठोस। और सेकेंड स्टेप में जो थोड़ा गैप होता है इसे बोलेंगे हम लोग द्रव, और थर्ड वाले में हम बोलेंगे इसको गैस। मतलब ठोस, द्रव, गैस। अब में जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट होंगे वो सभी ठोस, द्रव और गैस में डिफाइन होंगे। उससे पहले हम लोग समझते हैं विरल और सघन के बारे में। तो विरल क्या होता है और सघन क्या होता है। एक मिनट बच्चों, सॉरी बच्चों, इंक खत्म हो गई थी। अब देखिए, अब हम जानेंगे कि विरल और सघन क्या होते हैं। तो हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हैं वह या तो ठोस में, या तो द्रव में, या तो गैसियस फॉर्म में हमारे मीडियम होंगे। उन्हें पहचानने से पहले अब हम लोग ठोस, द्रव मतलब विरल और सघन के बारे में जानेंगे। विरल क्या होता है। विरल का मतलब जैसे क्या होता है कि ज़्यादा स्पेस में, जैसे यहाँ पे गैस की बात करें, ज़्यादा स्पेस में अगर कम ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं तो उसे कहा जाता है विरल। विरल में क्या होता है, ज़्यादा जगह या स्पेस, ज़्यादा जगह में कम वस्तुएं, कम अगर वस्तु रखी गई है तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या, विरल। और सघन किसे कहते हैं कि कम स्थान में ज़्यादा वस्तु को रखना, वस्तु को रखना क्या कहा जाता है, सघन। सघन और विरल, सघन को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम, इसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम, सघन माध्यम। और विरल माध्यम को अंग्रेजी में कहा जाता है रेयर मीडियम। ये क्या होते हैं, रेयर मीडियम। तो आप समझ पाए होंगे कि विरल क्या होता है कि ज़्यादा जगह में अगर कम वस्तुएं रखेंगे तो हम कहेंगे कि यह माध्यम क्या है, विरल है। और सघन किसे बोलेंगे कि कम स्थान में अगर ज़्यादा वस्तुओं को रखा जाता है तो इसे कहा जाता है डेंसर या सघन माध्यम। मतलब अगर क्या आप देखें तो अगर मैं ठोस और द्रव इन दो मीडियमों की अगर मैं तुलना करूँगा तो इन दोनों मीडियम में ये जो हमारा ठोस होगा यहाँ पे यह हो जाएगा सघन माध्यम, और वहीं अगर मैं इस द्रव की बात करूँगा तो यह हो जाएगा विरल माध्यम। लेकिन अगर दोस्तों आप देखेंगे अगर मैं द्रव और गैस की बात करूँगा तो इस सिचुएशन में गैस हमारा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, और इस बार द्रव हमारा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। तो इस तरह हम लोग जितने भी ऑब्जेक्ट आपसे दिए जाएंगे उनमें हम लोग ये पहले पता करेंगे कि उसका फिजिकल स्टेट क्या है, वो ठोस, द्रव, गैस में क्या होगा। उसके आधार पे आप जान पाएंगे कि कौन सघन और कौन विरल है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे हमने मीडियम 1 को वाई लिया है और मीडियम 2 को हमने कांच लिया था। तो अगर आप देखें तो कांच जो हमारा है ये आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा और ये वायु हमारा क्या है, गैसेस फॉर्म में पाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा तो इसका मतलब ये हमारे लिए सघन यानी कि डेंसर मीडियम होगा, डेंसर। और ये गैस जो हो जाएगा ये विरल यानी कि रेयर मीडियम होगा। तो अब आप लोग समझ पाए होंगे कि सघन और विरल का क्या कॉन्सेप्ट है। अब हम जानेंगे कि प्रकाशीय किरण जब एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाएगी तो कब वह नॉर्मल की ओर आएगी और कब नॉर्मल से दूर हटेगी। तो अब हम इसको उठा रहे हैं और देखते हैं कि कब माध्यम इधर होगा और कब दूर हटेगी। तो अब देखिए, तो ध्यान समझेंगे कि इसमें पहला पॉइंट है कि जब प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश
करती है तो जब प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो आप समझेंगे कि जब यह विरल माध्यम से यह सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। वहीं पे अगर मैं बात करूं दूसरा इसका अपोजिट क्या होगा कि अगर वो विरल माध्यम से सघन माध्यम से अगर वो सघन से विरल माध्यम की ओर जा रही है, विरल माध्यम की ओर जा रही है, तब वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, तब वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। मतलब अगर वो विरल से सघन जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अगर वो सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब से वो दूर हट जाएगी। मतलब क्या है कि हम कैसे जानेंगे कि प्रकाशीय किरण किधर जाए, उसको जानने के लिए आपको विरल और सघन माध्यम के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा विरल, तभी आप बता पाएंगे कि वो अभिलंब की ओर जाएगी या अभिलंब से दूर की ओर। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई प्रकाशीय किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ध्यान समझेंगे बात को। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर मान लो कोई प्रकाशीय किरण एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, अगर ये दूर हट जाए तो ये सघन होगा और ये विरल होगा। अगर हम मानते हैं कि हम सघन से विरल भेज रहे हैं तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है ना। सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगा। अब देखिए कुछ बातें बता देते हैं। ये जो प्रकाशीय किरण होती है इसे कहा जाता है आपतित किरण। और अगर मैं यहीं पे इसकी बात करूं तो इसे कहा जाता है अपवर्तित किरण। आपतित किरण जिस पॉइंट से टकराती है इस पॉइंट को कहा जाता है आपतन बिंदु। इतनी इंफॉर्मेशन। और ये जो लाइन खींचा हुआ है हमने इसको कहा जाता है अभिलंब। ये हमारा नॉर्मल होता है। अब हम देखेंगे कि क्या चेंजिंग होती है। प्रकाशीय किरण जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाती है। तो ध्यान देंगे, जब प्रकाश, अगर मैं बात करूं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो मैं बात करूँगा क्या क्या चेंज हो जाएगा। तो पहले नंबर पे चेंज होता है आपका तरंग दैर्ध्य, उसकी बदल जाएगी। सेकेंड नंबर की मैं अगर बात करूँ तो उसका वेग बदल जाएगा, वेग बदल जाता है। और दोस्तों पूछा जाता है कि क्या नहीं बदलता, तो आप लिखेंगे आवृत्ति। तो ध्यान देंगे, जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड और उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है मतलब आवृत्ति की बात करें तो वो बदलता नहीं है। अब लोग ध्यान देंगे, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या नहीं बदलता। तो आंसर होगा आपका आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? बदलती नहीं है, जबकि तरंग दैर्ध्य और वेग का मान बदल जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि देखते हैं कि कैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे यह इसके जो अभी बताया तरंग दैर्ध्य और वेग, इसमें क्या मतलब जो परिवर्तन होता है, तो क्या वास्तव में क्या परिवर्तन है। तो अभी मैं इसके बाद अभी हम थोड़ा अपवर्तनांक पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग जब न्यूमेरिकल सवाल हल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि तरंग दैर्ध्य और वेग के मान में कैसे चेंज आ रहा है। फिलहाल अभी हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। अभी आपने जाना कि प्रकाश का अपवर्तन किससे कहते हैं, तो डिफिनेशन हो जाएगी कि जब प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। अब सवाल ये होता है कि विचलित होकर किधर जा सकती है, वो अभिलंब की ओर जा सकती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। तो हमने लिखा हुआ कि जब प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जबकि वो सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से
जब वो सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जबकि विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। हमने आपको बता दिया कि सघन माध्यम किसे कहते हैं और विरल माध्यम किसे कहते हैं, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ बदलते हैं, वेवलेंथ और वेव बदलता है, और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता। आगे हम बात करेंगे कि इसके नियम कितने हैं। तो अगर आप देखें बच्चों तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अगर मैं नियम की बात करूं, नियम, तो मैं लिखूंगा कि अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों तल के तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये हमारा पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा जाएगा। जो नॉर्मल होता है वो तीनों एक ही तल में। अभी आपने देखा। सेकेंड नंबर में क्या होता है, सेकेंड नंबर को हम लोग बच्चों कहते हैं स्नेल्स लॉ, मतलब स्नेल का नियम। ये नियम कहता है क्या कि जो ये हमारा प्लेन है, देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ से अगर कोई सोर्स लगा है तो ये यहाँ से आएगा और इस पर क्या हो जाएगा, ये हमारा तो इसका एक्चुअल पथ था, ये इधर चला गया। अगर ये वायु है और ये कांच है मान लेते हैं, तो ये यहाँ से आएगा और इसकी तरफ झुकते हुए निकल जाएगा। ये नॉर्मल के साथ, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल से जो कोण बनाता है उसे हम लोग एंगल ऑफ फाई बोलते हैं, और आपतित किरण जो इसके साथ कोण बनाएंगे उसे हम लोग आर बोलेंगे। तो इसने लॉ कहता है कि जो आपतन कोण होता है, यहाँ पे आई को हम लोग आपतन कोण और आर को अपवर्तन कोण के नाम से जानेंगे। तो इसने लॉ क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का जो मान होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी नियतांक होता है। ये इसने लॉ कहता है। अगर हम मान लें मीडियम में, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो अगर मैं इसको माध्यम n1 और इसको माध्यम n2 बोल दूँ, तो साइन आई बटे साइन आर का जो मान होगा वो हो जाएगा n2 बटे n1 के बराबर, या इसी को हम लोग n भी लिख सकते हैं। तो ये इनका स्नेल्स का लॉ है। वो मानते हैं कि आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसे कहा जाता है प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। पहला आप लोग ध्यान से देखें, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल। यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण तथा ये आपतन बिंदु पर खींचा गया है, ये हमारा यहाँ पॉइंट बी मान लेते हैं, आपतन बिंदु है, इस पर खींचा गया अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। स्नेल लॉ आपने जान लिया। तो इस प्रकार हमने जाना कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमने जाना कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में इसके क्या चेंज आते हैं, क्या क्या बदलता है और क्या क्या नहीं बदलता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि अपवर्तन के क्या क्या कारण होते हैं, मतलब अपवर्तन होता क्यों है, और निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक का प्रकाशिक चाल के साथ क्या रिलेशनशिप है, और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।